गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 72, जो कि आज तारीख हो चुकी है 21 नवंबर 2023 और 21 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसीलिए बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही ये मुश्किलें आती है, और जितनी मुश्किलें आती है उतनी ही ताकत लगा के उस मुश्किलों को हासिल करना हमारा काम है। जितनी हमारी सफलता अच्छी है उतनी ही हमारे पास मुश्किलें आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो नए निर्देशक के रूप में अभी आलोक शर्मा को नामित किया गया। तो इनके बारे में देखते हैं हम। तो 1991 के IPS बेस अधिकारी आलोक शर्मा को SPG का नया डायरेक्टर बनाया गया। ये 1991 के बैच के IPS अधिकारी है, इनको भी हाल ही में बनाया गया है, जो कि SPG मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उनके अंदर इनको बनाया गया है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। जो SPG कमांडो होते हैं उनकी सुरक्षा समूह के ये बनाए गए, और अर्धसैनिक बलों के अंदर ये होते हैं। 19 फरवरी 2021 को IG पद पर ये नियुक्त हुए थे SPG में। उनके बाद में ये अब इनका जो प्रमोशन हो गया है और अतिरिक्त महानिदेशक यानी ADG पद पर इनका प्रमोशन हो चुका है। पूर्व SPG निर्देशक अरुण कुमार सिन्हा के निधन के बाद ये पद रिक्त था, और अब इनका प्रमोशन करके इस पद पर बना दिया गया है इनको ADG। अच्छा, ये आलोक जो शर्मा है कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले। अलीगढ़ इनका ज़िला है, अनूपगढ़ वहाँ का शहर है, इनकी सिटी है, और रूपवास इनका गांव है। ये वहाँ के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी इस समय किस चक्रवाती तूफान के प्रभाव में? तो ये अभी हाल ही में किस तूफान के? तो मिथिली तूफान के प्रभाव में है, जो कि ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये तूफान है, चक्रवाती तूफान मिथिली। अब हम इनके बारे में थोड़ी और जान लेते हैं। तो ये 22 से 23 नवंबर को आया था, और यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी बरसात भी हुई, और IMD की रिपोर्ट के अनुसार जो केरल है वहाँ पर भी बरसात का बताया गया है कि यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है आसपास के तटों पर। और इसके अलावा हम देखते हैं जो विपर्जो तूफान था वो कहाँ पर आया? तो वो अरब सागर में आया था विपर्जो तूफान। अच्छा, इसके अलावा जो टाइफू तूफान आया, टाइफू साइक्लोन, ये कहाँ का है? तो वियतनाम में आया था टाइफू साइक्लोन। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरब सागर का दूसरा क्या नाम है? तो सिंधु सागर भी बोलते हैं अरब सागर को। सबसे ज़्यादा तूफान कहाँ आते हैं? तो ये चीन में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तूफान को क्या बोलते हैं? तो विली विलीज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और जो ये तूफान अभी आया है जो कि मिथिली, ये कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में आया था। और विपर्जो कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। जयपुर में वैक्स म्यूजियम में किन क्रिकेटरों की मोम की मूर्ति लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी विराट कोहली की, जो मोम की मूर्ति लगाई जाएगी। इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विजेता ऑस्ट्रेलिया बन गया है, और उप विजेता भारत बन गया है। ये तो इनके विजेता उप विजेता हो गए हैं। अच्छा, विराट कोहली ने एक दिवसीय जो क्रिकेट खेला था उसमें 50 शतक पूरे करने की जो असाधारण उपलब्धि है वो हासिल की है, और स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने वाली मोम की मूर्ति अभी जयपुर के मैक्सवेल संग्रहालय में स्थापित की जाएगी। क्रिकेट विश्व कप में भारत की जो सेमीफाइनल जीत है वो इन्होंने दिलाई है, और विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट 50 शतक पूरे करने की जो असाधारण उपलब्धि है उसको हासिल किए। स्टार क्रिकेटर को
अमर बनाने वाली एक मोम की प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले के भीतर व्यक्ष संग्रहालय में प्रतिष्ठित कलाकारों की टुकड़ी में शामिल की गई है। इनकी एक मूर्ति है। जो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, ये बने हैं अशोक वासवानी, जो कि एमडी और सीईओ बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अशोक वासवानी अशोक वासवानी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में इनको नियुक्त कर दिया। अशोक वासवानी को किसने किया? आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। और ये ना प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में आता है और 3 साल के लिए इनको बनाया गया एमडी सीईओ। अच्छा, बैंक के फाउंडर उदय कोटक के बाद में इसकी जो कमी है ना वो कमान संभालने के लिए ये आए हैं, जो कि अशोक वासवानी है। उदय कोटक के बाद में ये आए हैं। दिसंबर में कार्यकाल पूरा होने से 4 माह पूर्व ही पद को छोड़ दिया था और उनके बाद में यह पद खाली था, तो ये अभी वहाँ पर गए अशोक वासवानी। प्राइवेट बैंक के चौथे बड़े सीईओ बनने जा रहे हैं, यानी इन्होंने इससे पहले 3 बैंकों के ये सीईओ बन चुके हैं। फिलहाल में अमेरिकी इजरायली वित्तीय प्रौद्योगिकी की कंपनी पगाया टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष है और सिटी ग्रुप व बार्कलेज समेत कई बैंकों के इन्होंने अपने राय दी है। जो बड़े बड़े बैंक है उनमें इन्होंने राय दी है। और चौथा ये इनका प्राइवेट बैंक है जिसके ये सीईओ बनने वाले। इसके अलावा दिनेश खारा ये एसबीआई के एमडी सीईओ है। और इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हो गए, ये आरबीआई के हो गए। और एक सेकंड में थोड़ा मार्कर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ये शशिधर जगदीशन ये कहाँ के हो गए? तो ये हो गए HDFC के। इनको मैं वापस लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो दिनेश खारा तो हो गए एसबीआई के और ये हो गए आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, कौन सा संगठन दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा करेगा? तो एलएनजी ट्रांसफर पूरा करने वाली हो गई है गेल कंपनी। ये तो हो गया इसका आंसर। अच्छा, इनके बारे में देखते हैं। तो जो गेल है इसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी क्या हुआ है, जैसे जहाज से जहाज में कम लागत में इन्होंने जहाज से जहाज में जो है एलएनजी ट्रांसफ़र किया है और शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन उल्लेखनीय कटौती करने के लिए दुनिया में पहले जहाज से जहाज में तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी हस्तांतरण करने को सफलतापूर्वक निष्पादित कर दिया है। इन्होंने क्या किया, जहाज से जहाज में ये एलएनजी कम उत्सर्जन और कम लागत के अंदर किया है, जो कि पहली कंपनी बन चुकी है गेल कंपनी। इसका उद्देश्य क्या है? तो लागत कम करना, उत्सर्जन कम करना और उल्लेखनीय कटौती करना, ये इसका मतलब हो गया। जो ये गेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो अपने व्यवसाय संचालन को बढ़ाने के लिए एक अपरंपरागत तकनीकी की खोज कर रहा है। गेल यूएसए से प्रतिवर्ष 5.8 मिलियन टन एलएनजी के लिए अनुबंध हासिल किया है, यानी 5.8 बिलियन है ना एलएनजी उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और परंपरागत रूप से एलएनजी जहाज़ों के माध्यम से भारत पहुंचाई जाती है, जो एक राउंड के लिए लगभग 19,554 समुद्री मील की विशाल दूरी तय करनी होती है इनको। तो अभी इन्होंने क्या किया, जहाज़ों से जहाज़ों में ये शिफ्ट करने का इन्होंने काम किया है।
LNG को ट्रांसफ़र करने का, तो ये कह दिया है गेल ने। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2024 में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेज़बानी किस शहर में की गई? तो ये भी जो मेज़बानी की गई है ये फरीदाबाद हरियाणा में की गई है। तो 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। वर्तमान संस्करण का विषय अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। तो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हो गया हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो गया है। विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के परिसर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के परिसर में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान संस्करण के विषय में वस्तु अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है। IISF 2023 का उद्देश्य व्यापक स्तर पर लोगों को परिसर और छात्रों शिक्षकों और जैसे वैज्ञानिक हो गए, शोधकर्ता हो गए, उद्योगों के पेशेवरों हो गए और उद्यमी हो गए तथा विज्ञान जो प्रेषक होते हैं जैसे कि विविध स्तर के हितों वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना है। इनका ये उद्देश्य हो गया है। IISF ने 2023 में प्रतिभागी होते हैं वह और आम जनता को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए कुछ 17 विषय वस्तु यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल कौन सी टीम है खेलेगी? तो ये खेलने वाली टीम हो गई है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलने वाली हो गई है। इसके अंदर हम देखते हैं तो विजेता टीम तो हो गई ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता टीम हो गई जो भारत, और इसके बाद में हम देखते हैं तो भारत टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से करारी मशक्कत मिली है। इसके बाद में शिकस्त झेलनी पड़ी है बहुत करारी। आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ। कुल 10 टीमें इसके अंदर भाग लेने वाली थी पूरे मैच में। और जो ICC वर्ल्ड कप है 2023 इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है और क्रिप्टो वर्सेस इसके शुभंकर हो गए। 6 विकेट से भारतीय टीम को जो है ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। मैच में पहले टॉस हारकर भारतीय टीम को बैटिंग करनी पड़ी। 240 रन बना सकी है जो भारतीय टीम है। उसके बाद में जो है बीच में एलन राहुल ने 107 रन पर 66 और विराट कोहली ने 54 रन। ये जो है एलन राहुल है इसने 107 रन और 66 रन विराट कोहली ने 63 गेंदों पर बनाए। फिर 54 रन बनाए थे। धीमी पारी खेली थी किन्होंने, ये 54 रन बनाए, लेकिन फिर टीम को संभाला है रोहित शर्मा ने और 31 बॉलों में ये बना लिए हैं रन अपने 47। उसके बाद में भारतीय टीम को 240 रन मिले हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन बनाए। विश्व कप फाइनल में भारत को हराकर 6ठी बार खिताब जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कब ये खिताब जीता है? तो 1987 में जीत लिया है, 1999 में जीत लिया है, 2023 में जीत लिया है, 2007 में जीत लिया, 2015 में जीत लिया और 2023 में ये खिताब जीत लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज 2023 का खिताब किसने लिया? तो ये विराट कोहली ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं।
मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइज़ ने ये पदभार ग्रहण किया है, जो कि आपके सामने ये मोहम्मद मुइज़ है। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने यह पदभार संभाला है। अच्छा, हम देखते हैं ये 8वें क्रम के राष्ट्रपति है, तो ये 8th क्रम के वहाँ पर राष्ट्रपति है। और इनको शपथ देने वाले कौन हो गए? तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश अहमद मुतैया सिम अदाना, और उसके साथ में संसद के अध्यक्ष मोहम्मद मोहम्मद असलम ने इनको गवाही के रूप में हस्ताक्षर कराए हैं। तो कौन कौन हो गए? तो मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुथैया अदनान और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद असलम, इन्होंने गवाह के रूप में वहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। और उपराष्ट्रपति कौन बने वहाँ के? तो उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद तलीब बन गए हैं। राष्ट्रपति ने भाषण पर क्या क्या मुद्दे हैं इनके और किन मुद्दों से ये राष्ट्रपति बने? तो राष्ट्रपति भाषण पर अर्थव्यवस्था, शिक्षा, युवा विकास, महिलाओं के अधिकार और जो है आवास नीति है सहित कई मुद्दों पर इन्होंने बातें की, चर्चाएं की। तो उनके ऊपर इनको वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ की जनता ने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9, S&P ग्लोबल ने 2024 से 26 तक भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये अनुमान लगाया 6.7% एवं 67% एवं 47.1% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा, ये क्या है? तो 2024 से 26 के दौरान भारत की जो GDP है उसका अनुमान 71, यानी कि इनका अनुमान लगाया गया 6.7% एवं 67% एवं 47.1% रहने का अभी हाल ही में अनुमान लगाया गया है, जो कि एजेंसी है GDP उसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल एजेंसी है, उसने ये अनुमान लगाया है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये बढ़ने वाली है, जबकि लोन में कमी आएगी, देश की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत होगी, ये इनका कहना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का बड़ा मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो किस बैंक पर लगाया? 90.92 लाख रुपए का जो मौद्रिक जुर्माना लगाया, ये लगाया एक्सिस बैंक के ऊपर, अभी हाल ही में लगाया गया है। तो RBI ने यह बयान दिया है कि जो एक्सिस बैंक है वो KYC दिशा निर्देश पूरे नहीं कर पाए, और लोन है, रिस्क मैनेजमेंट है, पर कुछ दिशा निर्देश है जो जारी किए गए थे इनका पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये जुर्माना बैंक पर लगाया गया। RBI ने इसके साथ एक और पर जो फाइनेंस है उस पर भी लगाया है। तो RBI ने गुरुवार को इनको कुछ दिशा निर्देश दिए थे, और दिशा निर्देशों का पालन करने को लेकर एक्सिस बैंक के ऊपर है ना जो 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और ये रुपए हो गए, गहने भी है उनके ऊपर भी उन्होंने लगाया है। कंपनी इसके साथ एक और कंपनी है जो है मुणप्पुरम फाइनेंस है, उसके ऊपर 42.78 लाख रुपए का जुर्माना अभी हाल ही में लगाया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मणप्पुरम, ये फाइनेंस कंपनी है मणप्पुरम। तो फाइनेंस कंपनी, इसके ऊपर जुर्माना लगा है 42.78 लाख रुपए का। तो इसके ऊपर 42.78 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी।
जानदार लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मौका मिल सके।